सीधे रुक लेते हैं। बाबा रामदेव आज कोरोना के लिए अपनी नई दवा को लॉन्च करेंगे। कोरोना के उपचार में काम आने वाली ये दवा बहुत कारगर साबित होगी। हमने हेपेटाइटिस का पेशेंट डॉक्टर भारती रामकृष्ण मिशन का ही ठीक किया था आज से 25 साल पहले। लेकिन उस समय हमारे पास में सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करके कोई रिसर्च सेंटर बना दें, 300 से ज्यादा साइंटिस्ट रखें, करोड़ों रुपए उनको हम सैलरी भी दे सकें, फैसिलिटी प्रोवाइड करा सकें, सेल एंड ट्रायल से लेकर के एनिमल ट्रायल से लेकर के और ह्यूमन ट्रायल तक का पूरा जो ड्रग डिस्कवरी का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास में नहीं था। लेकिन आज जो है ये दाएं बाएं आपको थोड़ी देर में अभी आदरणीय श्री हर्षवर्धन जी और गडकरी जी का, क्योंकि थोड़ी देर के लिए हमने इनको आमंत्रित किया था, उनके प्रस्थान के उपरांत आपको पूरा ये ड्रग डिस्कवरी का जो पूरा साइकिल है इसमें इनविट्रो से लेकर के इनविवो से लेकर के ह्यूमन ट्रायल तक का प्री क्लिनिकल और पोस्ट क्लिनिकल ट्रायल तक का सब डेटा जो इन बुक्स में भी दिया है उसके संदर्भ में आपको दिग्दर्शन भी श्रद्धेय आचार्य श्री करेंगे। मैं ये जो पूरा अनुसंधान जिसमें कोरोनिल एक औषधि है और मैंने कहा डेंगू से लेकर के पीडानिल ऑर्थोग्रिड से लेकर के और लिवोग्रिड, लिवामृत, कार्डियोग्रिड, सिस्टोग्रिड पूरी एक लंबी सीरीज है। और इस पूरे अनुसंधान के कार्य को आप सबके बीच में जहां रखते हुए गौरव हो रहा है, वहीं हमारे यहां पर जैसे मैंने कहा पतंजलि योगपीठ की स्थापना से लेकर के आदरणीय श्री गडकरी जी जिनका हमें निरंतर एक अभिभावक की तरह प्रेत मिलता है, उनसे लेकर के और हमारे इसके स्वास्थ्य मंत्री जी तक आज हमारे बीच में हैं। हम गौरव अनुभव कर रहे हैं कि इस कार्य को उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन प्राप्त है। तो मैं जो WHO की गवर्निंग कमेटी के चेयरमैन हैं, हमारे भारत के स्वास्थ्य मंत्री से लेकर के एक दृष्टि संपन्न, एक शील संपन्न मंत्री हैं, ऐसे डॉक्टर हर्षवर्धन जी को बहुत ही हर्ष आनंद के साथ आमंत्रित करता हूं, वो भी अपने आशीषों से हमें अनुग्रहित करें। श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी, भारत सरकार में मेरे वरिष्ठ कैबिनेट सहयोगी आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी, आदरणीय स्वामी बालकृष्ण जी, आचार्य बालकृष्ण जी और डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी मीडिया के बंधु और भगिनी और सभी अन्य आमंत्रित संबंधित विशेषज्ञगण, आज से लगभग 27 साल पहले जब मुझे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला था, तो ये लगभग जितना भी आयुर्वेद के बारे में पढ़ा है, लिखा है, समझा है, उसके कारण आयुर्वेद उसकी प्रतिष्ठा को सारे संसार में मॉडर्न साइंटिफिक तरीके से पुनर्स्थापित करने का एक स्वप्न ये हमेशा मन में रहा है। और उसका कारण यह है कि हम सब जानते हैं कि आयुर्वेद का सारा ज्ञान ये बहुत कुछ अथर्ववेद के अंदर समाहित है। चरक संहिता में, सुश्रुत संहिता में जो ज्ञान था उसको, ये सब जानकारियां जो अंतर्राष्ट्रीय रिकॉग्नाइज्ड डेटाज हैं या लिटरेचर है उसमें सब विद्यमान है। 6ठी शताब्दी में इसको चाइनीज भाषा में ट्रांसलेट किया गया, 9वीं शताब्दी के अंदर इसको पर्शियन और अरेबिक भाषा में ट्रांसलेट किया गया, 12वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी के बीच में इसको यूरोपियन भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया। भारत का निश्चित रूप से ये दुर्भाग्य रहा कि ब्रिटिश रूल में जो हमारा अपना ट्रेडिशनल इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन था, इसको सारे दुनिया के अंदर
बड़े पैमाने पर रिकॉग्निशन होना चाहिए था और जिसका भारत में प्रचार और प्रसार होना चाहिए था, उसको उस प्रकार का प्रोत्साहन नहीं दिया गया और उसको उस प्रकार का प्रोत्साहन देने के लिए भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति का इंतज़ार करना पड़ा। और ये सब बातों का क्योंकि बहुत गहराई से अध्ययन किया था, इसलिए मैंने दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में एक सेंटर एस्टैब्लिश किया था। उसका नाम था दिल्ली रिसर्च सेंटर फॉर मॉडर्नाइज्ड प्रमोशन ऑफ आयुर्वेदा, और इसको हेड करते थे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली के फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड प्रोफेसर JN शर्मा। और जिस प्रकार के विषयों की आज यहाँ चर्चा हो रही है और जिसके बारे में पतंजलि रिसर्च संस्थान ने काम किया है, वो सारा काम और आयुर्वेद से जुड़ी हुई सारी जिस भी प्रकार की जानकारी सारे देश में जिस भी माध्यम से प्राप्त हो सकती है, उसको कैसे एक स्थान पर इकट्ठा किया जाए, कैसे उसको डिजिटली एस्टैब्लिश किया जाए, वो सारा काम उसका था। दुर्भाग्य से 1998 में हमारी दिल्ली में सरकार चली गई और जो सब्सिक्वेंट सरकारें थीं उन्होंने इस विषय की गहराई, इस विषय की गंभीरता, इस विषय की सात्विकता को समझने का प्रयास नहीं किया। और थोड़े ही समय के बाद प्रोफेसर JN शर्मा के देहांत के बाद वो सेंटर जिस भाव से बना था, वो सेंटर जो है उसका लक्ष्य ही परिवर्तित कर दिया गया। 1999 में मुझे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपने ऑर्गेनाइजेशन में साउथ ईस्ट एशिया के देशों के लिए काम करने के लिए जब निमंत्रित किया, तो मैं सिर्फ कुछ तथ्य आपके सामने ज़रूर रखना चाहता हूं। सन 2000 में 1, 2 और 3 नवंबर को विश्व स्वास्थ्य संगठन के सबसे प्रतिष्ठित सेंटर जो कोबे जापान में है, उस स्थान पर एक 3 दिन की मीटिंग हुई जिसका सब्जेक्ट था हेल्थ एंड वेलफेयर सिस्टम्स डेवलपमेंट फॉर द 21st सेंचुरी। और इस मीटिंग में दुनिया से 125 लोगों को बुलाया गया था, भारत से भी 2 लोगों को बुलाया गया था। उन्होंने कैसे सिलेक्शन किया था वो उनका अपना क्राइटेरिया था, लेकिन जिसके बारे में भी उनको लगता था कि उसने शायद स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ किया है, तो उसको उन्होंने ऐसे करके चूज किया था। और उस 3 दिन की मीटिंग में बहुत सारे डिस्कशंस हुए और इससे भी ज़्यादा मोटी एक किताब वहाँ पर रिलीज़ की गई थी और वो कोबे रिकमेंडेशंस के नाम से जानी जाती है। और उसमें 21वीं शताब्दी के अंदर भारत या दुनिया के अंदर जो हेल्थ एंड वेलफेयर सिस्टम्स डेवलपमेंट है, इसके संदर्भ में जो बातें की गई, उसमें से 2 महत्वपूर्ण बातों का आज के परिप्रेक्ष्य में यहाँ उल्लेख करना चाहता हूँ। एक का तो सीधे सीधे, और अब तो मैं कहूँगा दोनों का ही सीधे सीधे बाबा रामदेव जी से संदर्भ में रेलेवेंस है। उस समय 2000 में उस मीटिंग के रिकमेंडेशंस में कहा गया कि अगर आने वाले 21वीं शताब्दी में भारत को या दुनिया को हेल्थ फॉर ऑल इस गोल को अचीव करना है, तो भारत के एक तो पतंजलि योग के माध्यम से दुनिया में सबसे ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक ऊर्जा ये प्रतिपादित होगी, ये उसकी एक रिकमेंडेशंस थी। और दूसरी उसकी रिकमेंडेशन ये थी, मतलब बहुत सारी रिकमेंडेशंस, लेकिन जो रेलेवेंट थी कि भारत के या भारत समान देशों की जो ट्रेडिशनल सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन हैं, जिनका फोकस प्रिवेंटिव हेल्थ पर, प्रमोटिव हेल्थ पर, पॉजिटिव हेल्थ पर है, इनको 21वीं शताब्दी में सारी दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करना पड़ेगा। ये उस रिकमेंडेशंस का अंग था। ये जो कोबे की रिसर्च सेंटर है WHO का, आपकी जानकारी के लिए, ये वो स्थान है जो WHO के लिए भी जो है पॉलिसीज़ को बनाने में ब्रेनस्टॉर्मिंग करता है और वो पॉलिसीज़ को WHO आगे अपने मेंबर स्टेट्स को देता है। आज जो आयुर्वेद है, इसके संदर्भ में विश्व स्वास्थ्य संगठन में भी
सब प्रकार की मान्यता है, इसको सब प्रकार का रिकॉग्निशन है। और अगर मैं दुनिया चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की तारीफ की है। हरीश रावत ने बेटियों को पैतृक संपत्ति में अधिकार देने के लिए उनकी तारीफ की। हरीश रावत ने ट्वीट करके लिखा है कि कभी कभी #डबल इंजन भी समझदारी का काम कर जाता है। बेटियों को पैतृक संपत्ति में बराबर का हक देना एक अच्छा निर्णय है। आइए दीपांकर भट्ट हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ मौजूद हैं। सीधे रुख करते दीपांकर की तरफ। दीपांकर, बात तारीफ करने की अगर हम देखें तो तारीफ की गई है पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की। बिल्कुल कंचन, हरीश रावत जो पूर्व सीएम है उन्होंने एक बार फिर से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की तारीफ की है और उनका कहना है कि डबल इंजन की सरकार कभी कभी कुछ अच्छे काम करती है और उसमें ये बड़ा अच्छा काम इस लिहाज से हुआ है कि जो संपत्ति में खाते की साझेदारी है उसमें महिलाएं भी होंगी और उनको भी वहां पर लोन मिल सकेंगे और उनके लिए भी सहूलियत होगी। तो हरीश रावत ने एक बार फिर से तारीफ की है। इससे पहले जब बंशीधर भगत का एक बयान आया था तब मुख्यमंत्री ने उस पर माफी मांगी थी इंदिरा हृदय से, तो तब भी हरीश रावत ने इस बात की तारीफ की थी कि बड़ा दिल दिखाया मुख्यमंत्री ने। और ये पहला मौका नहीं है, पिछले 4 साल में कई ऐसे मौके हैं जब हरीश रावत तारीफ कर चुके हैं। हालांकि तंज भी कस दिया है यहाँ पर दीपांकर, तंज भी कस दिया है कि डबल इंजन की सरकार कभी कभी समझदारी का काम कर जाती है, लेकिन तारीफ की हरीश रावत ने त्रिवेंद्र सिंह रावत की। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और इस बीच आपको ये जानकारी देते हैं कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत गुरुवार को 2 दिन के हल्द्वानी के दौरे पर पहुंचे हैं। पहले दिन यानी कि कल मुख्यमंत्री ने बीजेपी कार्यकर्ताओं और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्रियों से मुलाकात की, उनसे 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर लंबी चर्चा की। आज त्रिवेंद्र सिंह रावत विकास कार्यों की समीक्षा बैठक कर रहे हैं। नैनीताल जिले के अधिकारियों की बैठक ले रहे हैं। त्रिवेंद्र सर्किट हाउस काठगोदाम में हो रही विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। इस बैठक के बाद उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में शिलान्यास का कार्यक्रम है। आपको एक अपडेट दे रहे हैं आज के कार्यक्रम की। कल से आज 2 दिन का दौरा मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का ओपन यूनिवर्सिटी में 20 करोड़ से ज्यादा के कामों का शिलान्यास होगा। देखिए, कार्यकर्ताओं ने सुझाव रिटर्न में दिए हैं जी, और उन सुझावों पर अध्ययन करके और तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कल और आज हल्द्वानी के दौरे पर। शैलेंद्र नेगी और जानकारी के साथ मौजूद हैं। शैलेंद्र नेगी, आज का भी पूरा दिन व्यस्त रहने वाला है त्रिवेंद्र सिंह रावत का। आज के कार्यक्रम की एक अपडेट दीजिए। इस समय कहां पर हैं और आगे शाम तक किन किन कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं? देखिए, बिल्कुल सीएम त्रिवेंद्र रावत का जो 2 दिन का दौरा है उसका दूसरा दिन है और ऐसे में सीएम की व्यवस्था है। जाहिर तौर पर इस समय जो समीक्षा बैठक है नैनीताल जिले के अधिकारियों की विकास कार्यों की समीक्षा हो रही है, उनके साथ बैठ करके सर्किट हाउस काठगोदाम में इस समय मौजूद है सीएम और नैनीताल के जितने भी आला अधिकारी हैं वो सब मौजूद हैं। अपना जो रिव्यू कार्ड है पूरा का पूरा पिछले 4.5 साल के दौरान लगभग सरकार के दौरान क्या काम हुए हैं इसका रिव्यू कार्ड जो है वो उसकी समीक्षा कर रहे हैं एक तरीके से सीएम। और इसके बाद उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम है जहां पर 20 करोड़ से ज्यादा की विकास योजनाओं का शिलान्यास सीएम को करना है और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और जो विशेष तौर पे जो समीक्षा बैठक है मैं उसके बारे में बताऊं कि कल कार्यकर्ताओं ने कुछ सुझाव दिए थे जो दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री। जी शैलेंद्र नेगी, बहुत शुक्रिया आप जानकारी का। आप नजर बनाए रखिए मुख्यमंत्री के दौरे पर, आपके पास और जानकारी के लिए लौटेंगे। अब आगे बढ़ते हुए बात करेंगे हम कुंभ के सीमित समय को लेकर। सीएम कह चुके हैं कि 1 अप्रैल से 28 अप्रैल तक कुंभ के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। कुंभ के सीमित समय पर साधु संतों की नाराजगी पर बोले, साधु संतों से बातचीत के बाद ये फैसला लिया गया है। जो एसओपी जारी हुई थी और न्यायालय ने भी जो बातें कही हैं उनके आलोक में एक विषय ये भी था कि कुंभ को सीमित करना चाहिए, कर्टेल करना चाहिए। तो इस दृष्टि से जो कुंभ का जो स्नान है, हमने साधु संतों से बातचीत करने के पश्चात ये निर्णय लिया कि 1 अप्रैल से और 28 अप्रैल तक ये उसका नोटिफिकेशन किया है, वो कुंभ काल हो।